नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम बदलती वैश्विक राजनीति का विश्लेषण करेंगे, जहां रूस को बार बार युद्ध रोकने की चेतावनी देने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने वाले हैं। सोचिए, जो ट्रंप रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% तक टैरिफ लगा चुके हैं, वो खुद पुतिन से मुलाकात करेंगे। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने चीन जाने वाले हैं। ये 7 साल में उनकी पहली चीन यात्रा होगी। तो फिर क्या अमेरिका को संभालने के लिए एक नई रणनीति, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? इन सब का विश्लेषण करेंगे और इसके बाद ट्रंप के 50% टैरिफ का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे कि ट्रंप ने भारत के किन उत्पादों पर कितना टैरिफ लगाया है, वो कौन से उत्पाद हैं जिन्हें टैरिफ से बिल्कुल दूर रखा है, और आखिर में ट्रंप ने इन प्रोडक्ट्स को टैरिफ से क्यों मुक्त कर दिया। आखिर इसके पीछे उनकी मजबूरी क्या है? आज हमें यह भी समझना होगा कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से भारत के लिए चीन और वियतनाम से ज्यादा नुकसान बांग्लादेश से होने वाला है, क्योंकि वो कपड़ा निर्यात में भारत से आगे है। इसके बाद आपको RIC यानी रिक के बारे में बताएंगे। इसमें R का मतलब रशिया, I का मतलब इंडिया और C चाइना। जिस तरह भारत का टकराव अमेरिका से बढ़ रहा है, इस हिसाब से लगता है कि रूस, चीन और भारत एक पाले में आ सकते हैं। हालांकि समझना भी जरूरी है कि अमेरिका से टकराव का अर्थ ये नहीं कि भारत चीन के साथ दोस्ती कर ले या फिर चीन पर भरोसा कर ले। हाँ, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो सकती है। एक शब्द है अंग्रेजी का सिचुएशनशिप, जो हमारा जेन जी बहुत इस्तेमाल करता है, यानी स्थिति के हिसाब से साथ रखना। क्या उस सिचुएशनशिप वाली रिलेशनशिप में हम जाएंगे? हमने सिर्फ अभी डिप्लोमेटिक चैनल खोले हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में भारत और चीन का विवाद अभी सुलझा नहीं है। और मेरी AI वर्जन आज आपके पास कौन सी खबर है? आज मैं बताऊंगी कि क्या एक बार फिर अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत होने वाली है। यह सवाल इसलिए क्योंकि रूस ने परमाणु मिसाइलों की तैनाती से जुड़ी 39 साल पुरानी संधि को रद्द कर दिया है, जिसमें रूस और अमेरिका ने तय किया था कि वो 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों को हटाकर उन्हें नष्ट कर देंगे। तो ये भी दिलचस्प खबर है जो मेरी AI वर्जन बता रही थी आपको। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जब पूरी दुनिया में टैरिफ को लेकर टकराव बढ़ रहा है, तब वैश्विक राजनीति के समीकरण भी तेजी से बदलने शुरू हो गए हैं। इसे आप जियोपॉलिटिक्स का एक चेस गेम कह सकते हैं। जो शतरंज का खेल खेला जाता है, वही चेस गेम, जिसमें हर देश बहुत सोच समझकर अपनी चालें चल रहा है और पल पल वैश्विक राजनीति का केंद्र बिंदु बदलता जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव यही है कि जिस रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगाया, अब उसी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात की तारीख और समय अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दावा है कि यह मुलाकात अगले हफ्ते UAE में भी हो सकती है। इस मुलाकात के लिए एक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें दोनों देशों के बीच अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। और ऐसा दावा है कि सम्मेलन के आउटरीच प्रोग्राम में राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मिल सकते हैं। यूक्रेन वही देश है जो फरवरी 2022 से रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, और ये युद्ध अब भी, जब आप ये बुलेटिन देख रहे हैं, ये युद्ध जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच आखिरी बार मुलाकात जुलाई 2018 में फिनलैंड में हुई थी, लेकिन अब यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार ऐसा होगा जब दोनों देशों के बीच इस तरह का समिट होगा। और हो सकता है कि इस समिट में भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया गया है, वो मुद्दा भी उठाया जाए। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस ने इस टैरिफ का विरोध किया है और यह कहा है कि भारत को इसकी पूरी आजादी है कि वो किसके साथ व्यापार करना चाहता है। यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसी महीने के आखिर में 31 अगस्त और 1 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन में होंगे। चीन में SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन का वार्षिक सम्मेलन होना है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी होंगे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी इस समिट में शामिल होने के लिए चीन की यात्रा पर आ सकते हैं। यानी जियोपॉलिटिक्स का ये चेस गेम धीरे धीरे बहुत गंभीर होता चला जा रहा है।
जब तक अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ नहीं लगाया था, तब तक दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में ज्यादा बदलाव नहीं आए थे। उस वक्त अमेरिका के साथ भारत के संबंध अच्छे थे, चीन के साथ संबंधों में तनाव था और रूस को लेकर हमारे रिश्ते पहले जैसे ही थे। उस परिस्थिति में अमेरिका हमारे करीब था और चीन हमसे दूर। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई दिख रही हैं। अब टैरिफ के कारण भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव है। चीन के साथ रिश्तों में सुधार हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद एससीओ समिट के लिए चीन जाने वाले हैं और रूस से भी हमारे संबंध मजबूत हुए हैं, क्योंकि हमने अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस के साथ अपने व्यापार को बंद नहीं किया। हालांकि अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत को अमेरिका का सामना करने के लिए चीन का समर्थन लेना चाहिए, लेकिन यहां आपको यह भी समझना होगा कि चीन कभी भी भारत का दोस्त नहीं हो सकता। जिस शब्द की हम चर्चा पहले कर रहे थे कि एक सिचुएशनशिप की स्थिति होती है जब आप एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाले, क्योंकि किसी तीसरे को आपको टैकल करना है, उस तरह की स्थिति में क्या भारत आगे बढ़ रहा है। इन हालात में चीन हमारे लिए एक रणनीतिक साझेदार तो बन सकता है, लेकिन जब हम चीन के साथ बातचीत करेंगे तो यह बात भी हमारे जहन में रहेगी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन में बने हथियारों का इस्तेमाल किया था। और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में क्या करता है चीन, ये भी हम जानते हैं। चीन का भारत के साथ जो सीमा विवाद है वो अभी सुलझा नहीं है। और जैसा कि हमने आपसे शुरुआत में कहा कि ये जियोपॉलिटिक्स का एक चेस गेम है। हर कोई अपना शतरंज फिट कर रहा है, जिसमें हर देश अपने हितों की रक्षा करते हुए आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां जरूरी बात क्या है, वो ये कि रूस, चीन और भारत, जिसे हम RIC रिक भी कह रहे हैं, इनमें पिछले 1 दशक से राजनीतिक स्थिरता रही है। जबकि अमेरिका में 6 महीने पहले ही डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति बने हैं। पुतिन लगातार साल 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं। शी जिनपिंग साल 2013 से चीन के राष्ट्रपति हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि वहां पर चुनाव की स्थिति आती ही नहीं, लेकिन भारत जैसे लोकतंत्र में जहां पर हम चुनाव कराते हैं हर 5 वर्ष पर, वहां पर भी 2014 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप इसी साल जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और ये बात हमने इसलिए बताई ताकि आप ये समझ सके कि जब ये नेता चर्चा के लिए टेबल पर बैठेंगे तो इनके देशों की ये राजनीतिक स्थिरता भी मायने रखेगी। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, ये टैरिफ पूरी दुनिया पर लगाया जा रहा है। जिन देशों के साथ अमेरिका ने ट्रेड डील की है उन पर भी ये टैरिफ लगाया गया है। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत और ब्राजील 2 ऐसे देश जिस पर उसने सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि ऐसा करके वो अमेरिका की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। दुनिया की सभी कंपनियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर उन्हें अमेरिका में अपना सामान बेचना है तो उन्हें वो सारा सामान अमेरिका में ही बनाना होगा, वरना उन पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। ये देखकर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के लोगों का भला चाहते हैं, लेकिन आज जरा इसकी भी कड़वी सच्चाई देखिए। और देश के अंदर भी लोग जो काट छाट के वीडियोस इधर उधर फैलाते हैं और जो पूरा सच सामने नहीं आने देते, क्योंकि इकोनॉमिक्स की उनकी बहुत जो संकीर्ण सोच और समझ है, वो सिर्फ एक हथियार के तौर पर देश के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन सबको ये बात आज ध्यान से सुननी चाहिए। अप्रैल में जब पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया, तब अमेरिकी संसद की हाउस अप्रोप्रिएशंस कमेटी में इस पर जबरदस्त हंगामा हुआ। इस बैठक में डेमोक्रेटिक पार्टी की एक नेता ने केला दिखाते हुए यह पूछा कि इस पर कितना टैरिफ लगता है। जवाब में अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि इस पर लगभग 10% टैरिफ लगता है। और यहीं से अमेरिका के लोगों को एक नई बात पता चली। वो बात यह थी कि इन केलों से वॉलमार्ट कंपनी ने 8% मुनाफा कमाया और जो सस्ती कीमतों पर केले दूसरे देशों से खरीदे गए उनमें अमेरिका के लोगों को कोई फायदा नहीं मिला। इस घटना से अमेरिका में यह बहस भी शुरू हुई कि टैरिफ के नाम पर राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी लोगों को फायदा पहुंचाने की जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं उसमें दम नहीं है। हकीकत यह है कि टैरिफ को लेकर जितनी भी ट्रेड डील्स हो रही हैं उनमें अमेरिकी लोगों से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों का हित देखा जा रहा है। इसके अलावा यह आइडिया भी पूरी तरह से गलत है कि अमेरिका ज्यादा टैरिफ लगाकर रातों रात एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा और वहां दूसरे देशों से कंपनियां आकर अपनी फैक्ट्रियां लगा लेंगी। इसे आप केलों के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका केलों का सबसे ज्यादा आयात करता है। 2024 में उसने लगभग 28,000 करोड़ रुपए के केले खरीदे थे। अब अमेरिका चाहे भी तो वो भी इस आयात को कम नहीं कर सकता है।
इसका कारण यह है कि अमेरिका की मिट्टी ऐसी है जहां केले नहीं उगाए जा सकते, और अगर इसके बाद भी वहां केलों को उगाया जाता है तो ये केले दूसरे देशों में जो खरीदे गए केले हैं उनसे बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे। और यही बात सोचकर अमेरिका को इन केलों का आयात दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। यहां बात सिर्फ केलों की नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्मार्टफोन्स, दवाइयां, सेमीकंडक्टर चिप्स, ऑटो पार्ट्स, फल, सब्जियों के लिए भी अमेरिका काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। और इनकी ग्लोबल सप्लाई चेन ऐसी है कि अमेरिका चाहकर भी शॉर्ट टर्म में इसको बदल नहीं सकता है, पलट नहीं सकता है। इनका उत्पादन अपने देश में अभी नहीं कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद टैरिफ के मुद्दे पर पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बारे में अमेरिका के नेता भी अच्छी तरह से जानते हैं। आप खुद केले में को लेकर अमेरिकी जो सांसद हैं वो क्या सवाल पूछ रही हैं, क्या सामने से जवाब आ रहा है, आप खुद केले पर अमेरिकी सांसदों की ये चर्चा सुनिए। अब बताइए, राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वो टैरिफ की मदद से अमेरिका में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कारखाने लगाना चाहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने के लिए लोग कहां से आएंगे। ये चर्चा भी अब पूरे देश में, पूरे विश्व में छिड़ गई है। अमेरिका में मोटापा एक बड़ी समस्या है, वहां हर 3 में से 1 व्यक्ति को मोटापे की समस्या है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने देश के इन लोगों से पूछा है कि फैक्ट्रियों, कारखानों में काम लेके एक प्रोडक्टिविटी को लेकर चर्चा पूरे विश्व में छिड़ गई है। और अमेरिका के अंदर ही हजारों ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इस पर मीम्स बना रहे हैं या कॉमेडीज बना रहे हैं या अपने ड्राइंग रूम में चर्चा कर रहे हैं कि क्या फैक्ट्रियों में मशीन के साथ सुबह से रात तक काम करने की जो क्षमता बहुत सारे देशों में है, लोग मेहनत कश है, क्या ऐसे ही अमेरिकी कर पाएंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हकीकत यह है कि टैरिफ एक ऑप्टिक्स है, मतलब एक ऐसा दिखावा जिसकी आड़ में राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया पर अपना प्रभाव जमाने की एक कोशिश कर रहे हैं, वर्चस्व दिखा रहे हैं। यहां तक कि भारत के अंदर भी अब विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि उसको वो ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा खुद राहुल गांधी ने कहा है। वो अमेरिका के व्यापार, देखिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के व्यापार यानी ट्रेड को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी मदद से अलग अलग देशों पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। इस बात को आप भारत के उदाहरण से समझ सकते हैं। कल से हर तरफ इस खबर की चर्चा हो रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के कुछ सेक्टर्स पर अब भी अमेरिका में कोई टैरिफ नहीं लगा है। इसी से आप समझ जाएंगे कि उनकी नीयत क्या है। और जब मुकाबला भारत जैसे देश से होता है तो फिर कुछ जगहों पर यही बिग ब्यूटीफुल बातें करने वाले मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप भी हथियार डाल देते हैं बहुत धीरे से। पहला सेक्टर है दवाइयों का, फार्मा सेक्टर, जिस पर वो धमकी तो दे रहे हैं 250% टैक्स का, लेकिन इस बार कोई टैक्स नहीं लगाया है फार्मा सेक्टर पर। स्मार्टफोन्स कोई टैरिफ नहीं लगाया है। फुल टैरिफ जो है हम आपको दिखा रहे हैं। भारत के निर्यात में अगर ये नंबर आप देखें, इनके निर्यात पर अब भी अमेरिका में कोई टैरिफ नहीं लगेगा और इसकी वजह यह है कि भारत के 43% स्मार्टफोन्स और लगभग 40% दवाइयां अकेले अमेरिका को जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि स्मार्टफोन्स और दवाइयों के लिए अमेरिका काफी हद तक भारत पर निर्भर रहता है और अगर वो इन दवाइयों और स्मार्टफोन्स पर भी 50% टैरिफ लगा देता तो इसका सीधा असर अमेरिकी लोगों की जेब पर पड़ता। इससे अमेरिकी लोगों को महंगे फोन्स, महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ती है और महंगाई में अचानक से इजाफा हो जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ तो लगाया लेकिन साथ ही चालाकी भी दिखाई। अब उनकी चालाकी जरा आपके सामने रखते हैं। जब दवाइयों पर, स्मार्टफोन्स पर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर जहां वो हम पर निर्भर करते हैं, अमेरिका निर्भर करता है, इतने ओवरनाइट वहां फैक्ट्रियां नहीं लग सकती हैं, अचानक आप जो सप्लाई चेन है उसको नहीं बदल सकते हैं, तो वहां पर तो 0% टैरिफ लगा दिया। इसके अलावा उन्होंने भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी टैरिफ के दायरे से बाहर रखा है। इन पर सिर्फ 6.9% का पुराना बेसिक टैरिफ ही लागू होगा। अब समझे खेल? जी हां, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मतलब यह है कि जब कच्चे तेल को रिफाइन करके उनसे पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल बनाया जाता है तो इन्हें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी भारत उस कच्चे तेल से बना रहा है जो रूस से खरीदा जा रहा है। यानी रशिया के कच्चे तेल से बने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अमेरिका बिना किसी टैरिफ के भारत से खरीद रहा है, लेकिन बाकी सामानों पर यह कहकर 50% टैरिफ लगा रहा है कि भारत रूस से कच्चा तेल क्यों खरीद रहा है। मतलब इन महाशय को तो अब कौन ही समझे, कौन ही इनके बारे में बताए, है ना ये अजीबो गरीब बात। भारत अपना 40% गोल्ड और डायमंड्स, 48.4% कपड़ा, 34.5% रेडीमेड कपड़े, 58% कारपेट,
44% फर्नीचर और मैट्रेसेस और 32.4% समुद्री जीव भी अमेरिका को निर्यात करता है। और इन चीजों के लिए भी अमेरिका काफी हद तक भारत पर निर्भर रहता है, लेकिन अब इन पर अमेरिका ने कोई रियायत नहीं दी है। हम आपको बताएंगे क्यों। उसने कहा है कि इन सभी चीजों पर बेसिक टैरिफ के साथ 50%, मतलब विश्व में सबसे ज्यादा 50% टैरिफ अलग से लगाया जाएगा। इससे भारत के गोल्ड और डायमंड्स पर 52.1% टैरिफ लगेगा, कपड़ों पर 59% टैरिफ लगेगा, रेडीमेड कपड़ों पर 63.9% टैरिफ लगेगा, झींगों पर, जिन्हें श्रिम्प्स भी कहते हैं, उन पर 50% टैरिफ लगेगा, कार्पेट जो कालीन है उस पर 52.9% टैरिफ लगेगा और फर्नीचर और मैट्रेसेस पर 52.3% टैरिफ लगेगा। आप सोचेंगे कि जब ये सामान भी अमेरिका ज्यादा मात्रा में भारत से खरीद रहा था तो उसने दवाइयों और स्मार्टफोन्स की तरह इन पर टैरिफ की छूट क्यों नहीं? तो इसके पीछे एक बड़ा खेल है, वो खेल आपको बताते हैं। असल में स्मार्टफोन्स और दवाइयों की सप्लाई चेन को रातों रात नहीं बदला जा सकता। अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता कि वो आज भारत की दवाइयां इस्तेमाल कर रहा है और कल किसी और देश की दवाइयां इस्तेमाल करने लगे। कोई दूसरा देश अमेरिका की दवाइयों और स्मार्टफोन्स की जरूरत को पूरा ही नहीं कर सकता है, लेकिन जो कपड़े हैं, जो सोना है, गोल्ड एंड डायमंड्स, हीरा, जो कार्पेट है, कालीन है, जो फर्नीचर है, जो मैट्रेसेस है, जो सी फूड है, उन्हें अमेरिका भारत की जगह किसी और देश से खरीद सकता है और इन भारतीय सामानों को अमेरिका के बाजार में दूसरे देशों के सामान से आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। और यही इस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि भारत की तरह चीन, बांग्लादेश, वियतनाम ने भी अमेरिका के साथ ट्रेड डील को फाइनल किया है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने इन देशों पर कम टैरिफ लगाया है और चीन के लिए जो टैरिफ की नई दरें हैं वो 90 दिनों के लिए उसने स्थगित कर दी है, रियायत दे दी है। ये सब कुछ एक रणनीति के तहत हो रहा है। इसलिए हो रहा है ताकि अमेरिका के बाजार में भारत का सामान इन देशों के सामान से रिप्लेस हो जाए और इन सामानों की बहुत महंगाई भी ना बढ़े। अब आपको मैं जरा बड़े स्क्रीन पर लेकर चलती हूं और वहां पर दिखाती हूं कि ये परिस्थिति कैसे बदल रही है। बांग्लादेश और ये तमाम प्लेयर्स, ये जो अन्य देश है, वो कैसे इस पूरे खेल में अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, बांग्लादेश पर पहले 15.2% टैरिफ था, सबसे ऊपर जो नंबर है। अब उस पर टैरिफ बहुत मामूली बढ़ाया है, 20% हो गया है। वियतनाम जिस पर 3.9% टैरिफ था वो अब 20% हो गया है। और चीन जिस पर बहुत कम 10.5% टैरिफ था उस पर 34% कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो यहां लिखा है 90 दिन की छूट, मतलब जो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है उस पर भी मेहनबान है डोनाल्ड ट्रंप। और भारत पर जो कि मामूली बिल्कुल टैरिफ लगता था, सीधा 50% टैरिफ लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब होगा यह कि जब भारत के कपड़ा उद्योग पर बेसिक टैरिफ को मिलाकर 50 से 60% टैरिफ लगेगा, तब इन देशों में बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग पर 20% ही टैरिफ लगेगा और भारत पर 50 से 60%। तो असर क्या होगा? अमेरिकी बाजार में भारत से सस्ते हो जाएंगे और ये जो बांग्लादेश के कपड़े हैं, यानी जो बांग्लादेश में बने हुए कपड़े हैं वो अमेरिका के बाजार में सस्ते हो जाएंगे। और जब वो सस्ते हो जाएंगे तो भारत के लिए जाहिर तौर पर एक सेटबैक होगा, बांग्लादेशी कपड़ों का निर्यात बढ़ेगा। और जब वहां अमेरिका में लोगों को जब कीमत बढ़ेगी, क्योंकि जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि टैरिफ भारत नहीं देगा, टैरिफ चीन नहीं देगा, टैरिफ बांग्लादेश नहीं देगा, जो टैरिफ में पैसा ऐड होता है वो वहां अमेरिका की जनता को टैक्स के तौर पर देना होगा। और जब उसकी वजह से भारत के कपड़े महंगे होंगे तो जाहिर तौर पर भारत का कपड़ा, भारत का एक्सपोर्ट घटेगा और वही बांग्लादेश के कपड़े, वियतनाम, इन तमाम जगहों के लिए। इसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग भारत के कपड़ा उद्योग से बहुत बड़ा है और इसकी अक्सर चर्चा होती है। दुनिया के कपड़ा निर्यात में बांग्लादेश की हिस्सेदारी आपको बताते हैं 8.5% है और वो चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है। छठे स्थान पर है भारत 3.9% के साथ। भारत की हिस्सेदारी 3.9% है और हम इस सूची पर छठे स्थान पर है। यानी देखिए, अमेरिका ने हमारे कपड़ा उद्योग की जगह बांग्लादेश को लाकर खड़ा कर दिया है
और उस पर हमसे कम टैरिफ लगाए ताकि अमेरिका के कपड़ा बाजार में लोगों की जरूरतें भी पूरी होती रहे और भारत का निर्यात कम होने से इसकी कमी भी महसूस ना हो। और यह सिर्फ एक उदाहरण है, जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनमें भी भारत से कम टैरिफ होने के कारण चीन और वियतनाम जैसे देशों को फायदा होगा और भारत का सामान महंगा होने की वजह से अमेरिका के बाजार में कम होने लगेगा। और इस नुकसान की वजह से आने वाले दिनों में देखिए क्या स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी। अब देखिए टैरिफ में से कितना नुकसान है, तो अब हम सी फूड निर्यात की बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका भारत के सी फूड निर्यात का 40% हिस्सा खरीदता है। सी फूड यानी श्रिम्प्स हो, प्रॉन्स, ऐसी तमाम चीजें जो होती हैं जिसमें सबसे ज्यादा श्रिम्प है यानी झींगे। ये पूरा व्यापार करीब 60,000 करोड़ रुपए का है जो इस खतरे में जो अब खतरे में होगा। इससे श्रिम्प फार्मिंग करने वाले 50 लाख किसानों को भी नुकसान होगा। दूसरा सेक्टर है गोल्ड एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्नों और आभूषण। 2024 में देखिए इस सेक्टर में 83,000 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था। यह नंबर आपके सामने है, ये 24-25 की बात है, 24-25 की। लेकिन अब यह निर्यात भी खतरे में है। हालांकि इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां दुबई और मेक्सिको में अपने यूनिट लगाने की सोच रही हैं ताकि वहां से वो अमेरिका में इनका निर्यात कर सके और टैरिफ को कम किया जा सके। तो ये खतरे में निर्यात की वजह से ये जो जेम्स एंड ज्वेलरी वाले सेक्टर है उसमें वो दुबई मेक्सिको शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनको इतना टैरिफ की वजह से झटका नहीं लगे। तीसरे नंबर पर है ऑटो पार्ट्स सेक्टर। भारत अमेरिका को लगभग 61,000 करोड़ रुपए के ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट करता है और अनुमान है कि इस पर 26% टैक्स लगने से इसका आधा निर्यात यानी लगभग 30,500 करोड़ रुपए का ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। ये एक्सपोर्ट ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल जैसे ट्रैक्टर्स हो, अर्थ मूविंग मशीन्स हो, उनके पार्ट्स का होता है। इस सेक्टर में मजदूर और कम वेतन वाले कामगार काम करते हैं और इसीलिए इस सेक्टर का प्रभावित होना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अमेरिका को एक्सपोर्ट 61,000 से 26% टैरिफ का जो असर होता है, अगर ये आधा हो जाता है तो ऑटो पार्ट सेक्टर में ये सभी जितने भी हैं, चाहे वो कपड़ा का व्यापार हो, जेम्स ज्वेलरी का हो, ऑटो सेक्टर हो, ये सब लेबर इंटेंसिव काम करते हैं। क्योंकि लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा मजदूर उसमें होते हैं। तो ऐसे में अगर वहां पर सेटबैक लगता है तो उनकी नौकरियों पर आ सकती है। ये बात भी अजीब है कि जिन देशों के साथ अमेरिका की दुश्मनी है उन पर राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से कम टैक्स लगाया है। इनमें ईरान, उत्तर कोरिया, येमेन, रूस पर अमेरिका ने सिर्फ 10% टैक्स लगाया है। मतलब ये भी चमत्कारिक काम इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ये जानकारी फिच रेटिंग ने खुद दी है। इसके अलावा सीरिया पर 41% टैरिफ लगाया गया है, चीन पर 34% टैरिफ लगाया गया है, जिसमें 90 दिनों की छूट मिली है। तो दुश्मन देशों की जो पूरी लिस्ट है वो हम आपको दिखा रहे थे। उसमें ईरान पर 10%, अभी उस पर हमला किया था, ईरान पर 10%, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया 10%, येमेन, रूस से हम कच्चा तेल खरीद रहे हैं इसलिए हम पर 50% और खुद रूस पर 10%। आप खुद सोचिए कि क्या ये बात अजीब नहीं लगती है कि जिस रूस से व्यापार करने के लिए भारत पर 50% टैरिफ लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसी रूस पर अमेरिका ने सिर्फ 10% टैरिफ लगाया है। यहां हो सकता है कि इन देशों के साथ अमेरिका कम या ना के बराबर व्यापार करता है, इसीलिए उसने इन पर कम टैरिफ लगाया हो। लेकिन यहां यह भी तो सोचना होगा कि अगर अमेरिका इन देशों पर प्रतीकात्मक रूप से भी कम टैरिफ लगा रहा है तो उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, आखिर उसकी सोच क्या है। ऐसे वक्त पर वो भारत से मतलब चीन से भी ज्यादा, और खुद अमेरिकी मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि जिस चीन और चीन की विस्तारवादी नीति और चीन जिस तरह से पूरे विश्व में एक बड़ी आर्थिक शक्ति के तौर पर उभर रहा है, उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहे हैं। लेकिन उसी चीन पर भी वो उतना टैक्स नहीं लगाते हैं जितना वो भारत पर लगाते हैं। यहां आपको यह भी समझना होगा कि अमेरिका और भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन अमेरिका अभी भी भारत का एलाय कंट्री नहीं रहा, कभी भी। एलाय कंट्री का मतलब यह है कि भारत और अमेरिका के बीच ऐसी कोई संधि नहीं है जिसमें तय हुआ कि अगर भारत पर कभी कोई हमला होता है तो अमेरिका हमें बचाने आएगा या हमारी मदद करेगा। अब देखिए, अब हम अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं, लेकिन अमेरिका हमारे लिए एक प्रैक्टिकल दोस्त की तरह है जो भारत के साथ संबंधों में इस बात पर ज्यादा जोर देता है कि उससे हमसे क्या और कितना फायदा हो रहा है, और बाकी अमेरिका हमारा एलाय कंट्री नहीं है।
व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब राष्ट्रपति ट्रंप से यह पूछा गया कि रूस से कच्चा तेल तो चीन भी खरीद रहा है, फिर चीन पर अमेरिका ज्यादा टैरिफ क्यों नहीं लगा रहा, तो इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अभी तो भारत पर 50% टैरिफ लगा है। सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, आगे आप बहुत कुछ देखेंगे और अब सेकेंडरी सैंक्शंस भी भारत पर लग सकते हैं। एक बार सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। आप सोच रहे होंगे कि ये सेकेंडरी सैंक्शंस क्या होते हैं। तो सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब ये होता है कि किसी देश को दुनिया से अलग थलग करना। उदाहरण के लिए अगर अमेरिका ने भारत पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए तो दुनिया के जितने भी देश के साथ व्यापार करते हैं उनके संबंध अमेरिका से खराब हो जाएंगे। अमेरिका इन देशों से यह कहेगा कि उसने पहले ही कहा था कि वो भारत के साथ व्यापार करने वाले देशों के साथ अपना सहयोग नहीं बढ़ाएगा और इस तरह भारत अलग थलग होने लगेगा। सरल शब्दों में कहें तो ये प्रतिबंध होते हैं जिनमें अमेरिका का पक्ष लेने वाले देश भी भारत के खिलाफ हो सकते हैं। अब तक अमेरिका ने ये सेकेंडरी सैंक्शंस ईरान और रूस पर लगाए थे, क्योंकि इन प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा, इसीलिए सेकेंडरी सैंक्शंस के कारण भारत पर 50% टैरिफ लगाया। तो इस पर आप राष्ट्रपति ट्रंप की एक धमकी समझिए, जिसमें वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि अब वो दुनिया के दूसरे देशों से भी ऐसा कहेंगे कि वो भारत के साथ व्यापार ना करें। आज जब इस टैरिफ पर इतना हंगामा हो रहा है तब आपको 1987 की इस घटना के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ये बात उस वक्त की है जब अमेरिका में प्रोटेक्शनिज्म पर विवाद हो रहा था। अमेरिका की कंपनियां जो है वो बड़े बड़े नेता ये कह रहे थे कि दूसरे देशों की कंपनियां कम टैरिफ में अपना सामान अमेरिका के बाजार में आकर बेचती हैं, जबकि इन्हीं देशों में अमेरिकी कंपनियों के सामान पर भारी टैरिफ लगाया जाता है। इससे उस समय भी जापान, जर्मनी, एशियाई देशों के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ रहा था और अमेरिका की संसद में लगातार प्रोटेक्शनिज्म की मांग हो रही थी। प्रोटेक्शनिज्म इसका मतलब था अमेरिकी जो बाजार है उसको विदेशी कंपनियों से बचाना, संरक्षण देना और ऐसे देशों पर ज्यादा टैरिफ लगाना जो अमेरिका पर ज्यादा टैरिफ लगाते थे। लेकिन उस वक्त रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उन्होंने टैरिफ बढ़ाने के इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि व्यापार बदला लेने के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि व्यापार नतीजों के लिए होना चाहिए और उन्हीं की वजह से उस समय टैरिफ की नीति को टाल दिया गया था और दुनिया के एक बड़े आर्थिक संकट से विश्व बच गए। आज हमारी राष्ट्रपति ट्रंप से यह अपील होगी कि वो अपने ही एक देश के पूर्व राष्ट्रपति से कुछ सीख ले। अगर वो टैरिफ लगाने से थोड़ी सी फुर्सत निकाल पाए तो उन्हें पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का ये भाषण सुन लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप से ऐसी उम्मीद रखना मुश्किल है, पर फिर भी सुनिए। आज प्रधानमंत्री मोदी का भी एक बहुत बड़ा बयान आया। उन्होंने टैरिफ का बिना जिक्र किए ये कहा कि वो भारत के किसानों और पशुपालकों के हितों से कभी समझौता नहीं होने देंगे। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में किसानों और पशुपालकों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि अमेरिका चाहता था कि उसकी कंपनियों को भारत के कृषि और डेयरी सेक्टर में व्यापार करने की इजाजत मिले। लेकिन भारत ने इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ कोई भी सौदा करने से साफ इनकार कर दिया। भारत के एतराज की 3 बड़ी वजह थी। पहला, अमेरिकी कंपनियां भारत में उन गायों और मवेशियों का दूध और उनसे बने डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने की मांग कर रही थी जिन्हें नॉन वेजिटेरियन चारा खिलाया जाता है। भारत ने साफ कहा कि गायों को हम मां का दर्जा देते हैं और अगर अमेरिका इन्हीं गायों को चिकन और मछली का चारा खिलाकर इनके डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में बेचना चाहता है तो उसे इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं मिलेगी। दूसरा, अमेरिका मकई और सोयाबीन, उनकी जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें बेचने की मांग कर रहा था और जीएम को लेकर हमेशा से अमेरिका अड़ा रहा है, जिनके बीज लैब में बनाए जाते हैं
और वो जो बीज है ये ऐसी फसलें होती हैं जो लंबे समय तक सड़ती नहीं है। और भारत का तीसरा एतराज इस बात को लेकर था कि अगर हम अमेरिका की कंपनियों को हमने कृषि और डेयरी सेक्टर में काम करने की इजाजत दे दी तो हमारी भारत की कंपनियों का आखिर क्या होगा। जैसे आप अभी अमूल, मदर डेयरी, नंदिनी जैसी कंपनियों का मक्खन, घी, चीज, पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लेकिन सोचिए अगर अमेरिका की कंपनियां भारत में आ गई तो हमारी इन स्वदेशी कंपनियों को कितना चैलेंज होगा, नुकसान होगा। इन्हीं सारी बातों को सोचकर सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को फाइनल नहीं किया, क्योंकि हम कृषि और डेयरी के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हो गए, और नाराजगी के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। असल में अमेरिका की 10% नौकरियां कृषि सेक्टर में है। वहां के 2 करोड़ 21 लाख लोग कृषि उद्योग में काम करते हैं और पिछले कुछ समय से इन्हें खेती बाड़ी में काफी नुकसान हो रहा है। इतना नुकसान हो रहा है कि अमेरिकी सरकार को इन किसानों को बेहिसाब सब्सिडी देनी पड़ रही है। 2025 में इन किसानों को 3,65,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी और आर्थिक मदद अमेरिका की सरकार ने दी है, और इसमें पिछले साल के मुकाबले 345% का इजाफा हुआ। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचा कि जिस भारत में कृषि सेक्टर इतना बड़ा है, अगर वहां अमेरिका की कंपनी और किसानों को एंट्री मिल गई तो इससे उनकी सरकार का सब्सिडी का खर्च कम हो जाएगा और भारत में व्यापार करने से अमेरिकी किसानों की आमदनी फिर से बढ़ जाएगी। यह उनकी सबसे बड़ी चैलेंज स्टोरी है, अमेरिकी किसानों की जो स्थिति है। लेकिन भारत ने अपने किसानों और पशुपालकों के हितों को बचाने के लिए ऐसा नहीं होने दिया और टैरिफ की धमकियों के बावजूद ट्रेड डील को फाइनल नहीं किया। भारत ने यहां यह देखा कि अगर हमने अमेरिकी कंपनी और किसानों को अपने कृषि सेक्टर में आने दिया तो भारत के उन 70% परिवारों का क्या होगा जो किसी ना किसी रूप से कृषि क्षेत्र से, एग्री सेक्टर से जुड़े हुए, और भारत की जीडीपी में 16% का योगदान है उनका। और यही सोचते हुए किसान हित में भारत ने 50% टैरिफ को सह लिया, लेकिन हमने ट्रेड डील में समझौता न कृषि पर किया न डेयरी पर किया। इस टैरिफ वॉर में एक तरफ अमेरिका का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा अभियान है और दूसरी तरफ भारत का मेक इन इंडिया अभियान है। इन दोनों अभियानों का मकसद यही है कि ये दोनों देश अपने अपने उत्पादन को लेकर आत्मनिर्भर बने। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, लेकिन अब हमारे देश को भी मेक इन इंडिया को मजबूत बनाना होगा। अगर आप भारत में बना स्वदेशी सामान खरीदते हैं तो भारत का इंपोर्ट पर खर्च कम हो जाएगा, और इंपोर्ट पर कम होगा तो हमें अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचा पाने में और भारत का पैसा भारत में रहेगा। ये टैरिफ हमारी अर्थव्यवस्था का मुश्किल से कुछ बिगाड़ पाएगा। रशिया की वजह से अमेरिका भारत पर टैरिफ वॉर थोप रहा है, इसीलिए अब रशिया ने अमेरिका को कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का टीजर दिखा दिया है ताकि वो लाइन पर आ जाए। ये टीजर एक ऐसी फिल्म का है जो अमेरिका और नेटो देशों के लिए डर का दूसरा नाम है। तो ये खबर बहुत बड़ी है। रशिया ने परमाणु मिसाइलों की तैनाती से जुड़ी 39 साल पुरानी संधि को रद्द कर दिया है। साल 1987 में 1987 में रशिया और अमेरिका ने कोल्ड वॉर खत्म करने के प्रयासों के दौरान यह तय किया था कि वो सीमाओं पर मौजूद 500 से 5000 किलोमीटर तक हमला करने वाली जितनी भी परमाणु मिसाइलें हैं उनको हटाकर उन्हें खत्म कर देंगे, 500 से लेकर 5000 किलोमीटर तक। 8 दिसंबर 1987 को सोवियत संघ और अमेरिका में यह संधि हुई थी जिसका नाम था द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। इस संधि का मकसद नेटो देशों और सोवियत संघ की सीमाओं पर तैनात परमाणु मिसाइलों और अन्य बैलिस्टिक मिसाइल्स को नष्ट करना था। अब देखिए, साल 1939 से 1945 तक दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में उलझी रही। विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद दुनिया के 2 शक्तिशाली देश अमेरिका और सोवियत संघ बिना लड़े एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर बनने की होड़ में लगे हुए थे। इसको शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर कहते हैं। यह कोल्ड वॉर साल 1947 में शुरू हुआ, 91 में जाकर 1991 में खत्म हुआ, तब सोवियत संघ टूट गया। इन 34 वर्षों के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने सीधा युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर परमाणु हथियार और मिसाइलें बनाई। कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का एक खतरा मंडराता रहा और यह तय था कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध में बदल सकता है। इसकी वजह यह थी कि अमेरिका ने सोवियत संघ से निपटने के लिए साल 1949 में 12 देशों के साथ नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इस संगठन का मूल उद्देश्य क्या था?
वो ये कि अगर कोई देश, कोई भी देश इन 12 देशों में से किसी भी एक पर हमला करेगा, किसी एक देश पर, तो सारे 12 देश मिलकर उस पर हमला कर देंगे। सोवियत संघ ने नेटो को अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझा और फिर 1970 और 1980 के दशक में उसने नेटो देशों से जो लगती हुई सीमाएं थी, उसकी बॉर्डर्स थे, वहां पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन मिसाइलों की रेंज 500 से 5000 किलोमीटर थी। सोवियत संघ के इस कदम को देखते हुए अमेरिका ने नेटो देशों में भी अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अमेरिका ने नेटो देशों में जो रशिया से लगी हुई थी, दो महाशक्तियों के इस कदम से दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा था। अगर गलती से एक भी परमाणु मिसाइल कोई भी देश सनक में चला देता तो महाविनाश होता। इस युद्ध का सबसे बड़ा खामियाजा यूरोपीय देशों को चुकाना पड़ता, क्योंकि सोवियत संघ का पहला हमला पड़ोसियों नेटो देशों पर और अमेरिका के दोस्तों पर ही होता। इसके अलावा दोनों महाशक्तियों ने जिस तरह की परमाणु मिसाइलों को तैनात किया था वो बहुत खतरनाक थी। ये कम दूरी वाली मिसाइलें थी जो पलक झपकते ही नेटो देशों पर हमला कर सकती थी और कम रेंज वाले इन मिसाइल हमलों को रोकना लगभग नामुमकिन था। हालांकि अमेरिका और सोवियत दोनों के लिए खर्चीला था। भारी भरकम खर्च का असर यह हुआ कि दोनों देशों ने शीत युद्ध खत्म करने के प्रयास शुरू किए। साल 1987 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत यूनियन के लीडर मिखाइल गोर्बाचोव ने इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए और फिर दोनों ने सीमाओं पर तैनात 2692 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स को नष्ट कर दिया। इनमें परमाणु मिसाइलें भी शामिल थी। लेकिन साल 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। उस दौरान कोल्ड वॉर ने सोवियत संघ को आर्थिक रूप से काफी नुकसान पहुंचाया था। इसलिए उन्होंने देश के विकास के लिए अपने शासनकाल में दो नीतियां अपनाई। पहला ग्लासनोस्ट यानी खुलापन और दूसरा पेरेस्ट्रोइका यानी सुधार। इन नीतियों का मकसद अमेरिका के साथ चल रही कोल्ड वॉर का खर्च कम करके सोवियत की आर्थिक स्थिति सुधारना, दुनिया भर के देशों के साथ बेहतर तालमेल बनाना, इस पर उन्होंने फोकस किया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई इस संधि के बाद यूरोप, अमेरिका और एशियाई देशों पर परमाणु युद्ध का खतरा टल गया उस दौरान। और इस संधि के करीब 4 साल बाद यानी 1991 तक 1991 तक कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया। शीत युद्ध खत्म होने के साथ ही सोवियत संघ भी कई हिस्सों में टूट गया। सोवियत संघ के टूटने के बाद 15 नए देश बने, जिसमें से कुछ नेटो में भी शामिल हो गए। हालांकि इसके बावजूद मिसाइलों से जुड़ी यह संधि खत्म नहीं की गई। लेकिन साल 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका को इस संधि से अलग करवा दिया। एक तरह से अमेरिका ने इस संधि को रद्द कर दिया था। अमेरिका का दावा था कि रशिया संधि के नियमों को नहीं मान रहा है। हालांकि रशिया अभी तक इस संधि के नियमों को मानता रहा है। साल 2019 के बाद रशिया की तरफ से कहा गया था कि जब तक अमेरिका उसके खिलाफ नेटो देशों में मिसाइलें तैनात नहीं करता, तब तक वो संधि की शर्तों को मानता रहेगा। लेकिन अब रशिया ने भी संधि को अपनी तरफ से रद्द कर दिया और रशिया के इस कदम की 5 बड़ी वजह है। हम आपको बताएंगे कि अगर रशिया ने ये कदम उठाया है तो इससे कैसे ये टेंशन और भी बढ़ता है। पहला, रशिया से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है, भारत पर बनाया जा रहा दबाव। दूसरा, यूक्रेन को मिल रही अमेरिकी मदद। अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने की बात कही है, इससे रशिया को बड़ा खतरा होगा। तीसरा, रशिया को घेरने के लिए समंदर में अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन्स की लोकेशन में बदलाव। जी हां, बहुत करीब आ गई हैं अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन्स। चौथा, फिलीपींस में टाइफोन मिसाइल सिस्टम लगाया जाना। और पांचवा, ऑस्ट्रेलिया में टैलिस्मैन साब्रे युद्धाभ्यास में मिसाइलों का इस्तेमाल। रशिया के मुताबिक ये ऐसे कारण हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है और इसीलिए उसने मिसाइलों से जुड़ी संधि को रद्द कर दिया। रशिया के इस कदम को अमेरिका और नेटो देशों के लिए एक चेतावनी की तरह भी देखा जा रहा है। अगर रशिया और अमेरिका दोनों ने ही आईएनएफ संधि को रद्द कर दिया है और इस संधि के रद्द होने से एक बार फिर दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अब इस खबर की गंभीरता को आप समझिए। जो स्थिति इस संधि से पहले थी, वही स्थिति अब एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। यूरोपीय देशों और अमेरिका को रशिया की मिसाइलों से
सबसे बड़ा खतरा रहेगा। और हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आपको हम बड़ी स्क्रीन पर जरा चल के बताते हैं, क्योंकि इससे आप समझ पाएंगे हमारी पृथ्वी का जो 70% हिस्सा है, ग्राफिक्स आपके सामने आने ही वाला है बस, हमारी पृथ्वी का 70% हिस्से पर पानी है, करीब 30% हिस्सा जमीन है, और इसमें भी सबसे ज्यादा जमीन रशिया के पास है। रशिया का एक ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल 1,71,00,000 वर्ग मीटर है। इसका एक छोर यूक्रेन और दूसरा छोर जो है यूक्रेन और बेलारूस एक तरफ है और यूरोपीय देशों से जुड़ता है। तो ये देखिए सबसे ज्यादा जमीन वाला ये देश रशिया। और यहीं पर जब आप आगे आएंगे तो यहां पर आपको सभी नेटो देश मिलेंगे, जहां से अमेरिका का अलास्का के कुछ दूरी पर खत्म होता है। तो ये जो दूसरा वाला छोर है ये जाता है सीधा उधर अमेरिका की तरफ, अलास्का की तरफ। अब देखिए आईएनएफ संधि खत्म होने के बाद रशिया अपने दोनों छोर पर 500 से 5000 किलोमीटर तक अपना जो मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं तैनात कर सकता है। वो जमीन से जमीन पर हमला करने वाली परमाणु मिसाइलें भी तैनात कर सकता है, जिससे सबसे बड़ा जो नुकसान है वो नेटो देशों को होगा। जैसे पश्चिमी छोर पर अगर वो 500 से 5000 किलोमीटर तक जमीन पर ये देखिए हमला करता है, ये हो गया रूस और ये हो गए तमाम नेटो देश। इधर नहीं हो सकता क्योंकि इधर अगर वो करेगा तो अलास्का तक आके यहीं, ये अमेरिका है, यहीं पर आकर वो खत्म हो जाता है। ये 500 से 5000 किलोमीटर वाला मामला अगर इस तरफ करता है तो अमेरिका का बिल्कुल आप समझ लीजिए कि यहीं पर अलास्का पर आकर ये खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर फिर से हम एक बार दिखा सके, दूसरी तरफ जब वो नेटो देशों पर हमला करता है, ये देखिए ये नेटो देश है तमाम, उन पर अगर हमला करता है तो उसमें अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेकिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड्स, उत्तरी मैसेडोनिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, तुर्की, ब्रिटेन, अलास्का, ये तमाम देश उसके रेंज में आते हैं जो 500 से 5000 किलोमीटर का रेंज है। तो अब आप समझ सकते हैं 90% यूरोपीय देशों को बर्बाद करने की क्षमता रखने वाली मिसाइलों को फिर से रूस ने तैनात कर दिया। इसी तरह से रशिया ने अगर पूर्वी छोर पर 5000 किलोमीटर तक हमला करने वाली मिसाइलें तैनात की तो अलास्का और कनाडा तक वो हमला कर सकता है। कुल मिलाकर जो स्थिति दिख रही है, लेकिन अमेरिका और नेटो देशों के लिए खतरा केवल यही नहीं है। रशिया के पास 16000 किलोमीटर तक हमला करने वाली मिसाइलें हैं। इनकी मदद से रशिया अमेरिका ही नहीं दुनिया के किसी भी देश पर हमला कर सकता है। हम आपको अलग अलग जगहों पर दिखा रहे हैं, चाहे वो अफ्रीकी देश हो, चाहे वो इधर के देश हो, यूरोप के देश हो, चाहे इधर मिडल ईस्ट की तरफ उसको करना हो, एशियन कंट्रीज पर करना हो, कहां पर भी करना हो वो कर सकता है। इसलिए रशिया की तरफ से आईएनएफ संधि का रद्द किया जाना अमेरिका और नेटो देशों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। उत्तरकाशी की त्रासदी के बाद से हमारे देश में लगातार पहाड़ों पर बढ़ने वाले पर्यटन को लेकर चर्चा हो रही है। आपको ये बताएंगे कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारें पर्यटकों के पैसों से अपना खजाना भर लेना चाहती हैं, तब हमारे पर्यटकों के पास ये पैसा कैसे आ रहा है। पैसा बाजार कंपनी ने 97 शहरों के 5700 लोगों पर एक सर्वे कराया, जिसमें यह पता चला कि भारत के लोग अब सबसे ज्यादा पर्सनल लोग जो वेकेशंस है, जो पर्सनल लोन वो ले रहे हैं, वो लोन घूमने फिरने और छुट्टियां मनाने के लिए ले रहे हैं। 2025 के पहले 6 महीने में सबसे ज्यादा 27% लोगों ने ट्रैवल लोन लिया। अगर आप लोन की बात करेंगे तो सबसे पहले मन में आएगा कि हो सकता है लोग एजुकेशन के लिए लोन लें, शादी के लिए लोन लें, शिक्षा के लिए लोन लें। 27% लोगों ने ट्रैवल लोन लिया है, यानी वेकेशन लोन, यानी कहीं आने जाने के लिए लोन। 24% लोगों ने घर की मरम्मत कराने के लिए लोन लिया। 11% लोगों ने क्रेडिट कार्ड का बकाया पैसा भरने के लिए लोन लिया। लगभग 9.5% लोगों ने अस्पताल में इलाज के लिए पर्सनल लोन लिया। 6% लोगों ने शिक्षा और 5.4% लोगों ने शादी के लिए पर्सनल लोन लिया। एक जमाना था जब भारत के लोग बचत करते थे और बचत के पैसों से कहीं छुट्टियां मनाने के लिए जाते थे कि हमने पैसा सेव किया है, लेकिन अब लोग घूमने फिरने के लिए भी ट्रैवल लोन ले रहे हैं बैंक से और उसे जरूरी खर्च मानते हैं। इनमें भी छोटे शहरों के लोग ज्यादा हैं। 71% ट्रैवल लोन ऐसे लोगों ने लिए जो लखनऊ,
कानपुर, मुरादाबाद, पटना, जोधपुर, अंबाला, जालंधर, रांची जैसे छोटे शहरों में रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत के लोग अब सिर्फ अपने देश में घूम रहे हैं, अब हमारे देश के लोग विदेशों में भी जाने के लिए ट्रैवल लोन ले रहे हैं। 15 साल पहले यानी साल 2009-2010 में भारत के लोगों ने विदेश यात्राओं पर 146 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन अब यही खर्च 975 गुना बढ़कर 2024-25 में 1,42,000 करोड़ रुपए हो चुका है। इसमें 58% से ज्यादा का सालाना उछाल आया है। साल 2009 में 11 लाख से ज्यादा भारतीयों ने अलग अलग देशों की यात्रा की। यह आंकड़ा कोविड से ठीक पहले 26 लाख को पार कर गया और कोविड के बाद फिर से इसमें उछाल आया और 2022 में यह आंकड़ा 21 लाख तक पहुंच गया। भारत के लोग न सिर्फ विदेशों में घूमने पर पैसा खर्च कर रहे हैं, बल्कि विदेशों में पढ़ाई और इन्वेस्टमेंट पर भी अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं। 15 साल पहले विदेशों में भारतीयों का शिक्षा खर्च 4,700 करोड़ रुपए था, जो अब 17 गुना बढ़कर 83,000 करोड़ रुपए हो गया। ये वो पैसा है जो भारतीय दूसरे देशों में अपनी पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर रहे हैं। इसी तरह 2009-2010 में भारत के लोगों ने विदेशी शेयर बाजार में करीब 1,800 करोड़ रुपए खर्च किए, जो अब 8 गुना बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए हो चुके हैं। घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने में भारतीयों ने 15 साल पहले 400 करोड़ रुपए खर्च किए, इन्वेस्टमेंट में अब 7 गुना बढ़कर 2,800 करोड़ रुपए हो चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2024 में 3 करोड़ लोगों ने विदेशों की यात्रा की और इस साल भी भारतीयों की विदेश यात्रा पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। ये पैसा पूरे पाकिस्तान के 2 साल के रक्षा बजट के बराबर है। लेकिन भारत के युवा चाहे बैंकों से लोन ले, दोस्तों से कर्ज ले या फिर कहीं से भी पैसे लाएं, वो बस काम से समय निकालकर घूमना चाहते हैं और घूमने फिरने के साथ रील्स भी बनाना चाहते हैं। याद रखिए, नींद हर रोज खुलती है, लेकिन आंखें कभी कभी। नमस्कार।